नाइट कर्फ्यू के पीछे लॉजिक क्या है सर? ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। पीपीई किट सिर्फ कहने के लिए थी, लेकिन ऑन ग्राउंड उनको नहीं मिल रही थी, ये हालत थी। कोविड का टेस्ट इन्होंने करवाया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, लेकिन अभी तक इनका कोई रिपोर्ट ही नहीं आया है। नेगेटिव है पॉजिटिव है पता ही नहीं चल रहा है। 3 या 4 दिन में रिपोर्ट आई, तब तक के लिए 14,000 का बिल बना दिया गया था। ये प्रधानमंत्री इतना बड़ा बड़ा रैली कर रहे हैं, गृह मंत्री कर रहे हैं, सड़कों पे खुद के सिलेंडर लेके घूम रहे लोग। तो क्या आप लोग लॉकडाउन के लिए तैयार हैं अगर ऐसा कोई? मोनीश नागपाल जी हमारे साथ मौजूद है, जो एडीसी है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के। बाकी का इनके कार्यभार के बारे में और क्या क्या काम ये करते हैं इनसे हम जानेंगे। और मेन जो टॉपिक रहेगा इस डिस्कशन का, कोरोना को लेके बातचीत किया जाएगा, फतेहाबाद के बारे में भी, और जो नेशनल इसके ऊपर पूरा हाल है देश के अंदर उसके बारे में भी। नमस्कार सर, पहले तो मैं स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में आपका। मैं आपका पूरा परिचय आपसे जानना चाहूँगा कि एडीसी का जो काम है क्या क्या रहता है, वो थोड़ा बताइए। मैं बताना चाहूँगा कि अतिरिक्त उपायुक्त के तौर पर मैं यहाँ फतेहाबाद जिला में कार्यरत हूँ, तथा जिला नगर आयुक्त यानी कि डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर का चार्ज भी मेरे पास है। तो इससे प्रशासनिक जो कार्य है उसके साथ साथ नगर पालिका, जितने इस जिला की नगर पालिकाएँ हैं, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, जाखल और भुना, तो उनके भी नगर आयुक्त के तौर पर मैं कार्यरत हूँ। तो प्रशासनिक तौर पर भी कार्य करना, विशेष तौर पर नगरीय क्षेत्र में जो विशेष कार्यभार है, विशेष जिम्मेवारी है, तो उसका निर्वहन करने की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। अच्छा सर, कोरोना के ऊपर बात करते हैं। 2 दिन पहले का डाटा है हमारे पास 18 तारीख का, 46,000 एक्टिव केस है अपने हरियाणा में। और इंडिया का जो आज का डाटा है 2,59,000, 170 केसेज आ चुके हैं। तो जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, हाँ, हरियाणा की जो गवर्नमेंट है प्लस अपना जो फतेहाबाद का जो प्रशासन है, कितना प्रिपेयर है इसके लिए? मैं बताना चाहूँगा कि सभी जो व्यवस्थाएं हैं हमारे दुरुस्त हैं, और इसमें मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी कुछ दिन पूर्व ये इस संबंध में मीटिंग ली गई थी, जिसमें राज्य स्तर के सभी अधिकारी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें राज्य स्तर पर दिशा निर्देश दिए गए थे तथा जिला स्तर पर भी हमारे द्वारा ये जो संबंधित कार्रवाई की गई हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि 5 जो हमारे स्थानीय धर्मशालाएँ हैं वो रिक्विजिशन किए हैं, हॉस्पिटल हमारे नोटिफाइड हैं, और हमारे लिए जिस अधिकारी कर्मचारी की किस स्थान पर क्या ड्यूटी रहेगी वो हमारे SOP जारी किए गए हैं। तो प्रमुख बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वो जिला को लेकर हो या राज्य को लेकर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो कुछ बातें जो हैं वो सभी के लिए आवश्यक हैं, चाहे वो जिला हो या राज्य हो या राष्ट्र स्तर पर हो। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, हमें समाज में जागरूकता लानी पड़ेगी। ये केवल एक प्रशासनिक ये कार्रवाई ना समझें, क्योंकि सभी का इसमें जो जीवन से संबंधित बातें हैं, ये सभी को जागरूक होना पड़ेगा, सभी को इसमें योगदान देना पड़ेगा, ताकि किसी एक व्यक्ति से या किसी एक संस्था के करने से ये काम नहीं होगा। हम सभी जागरूक बने और हम सभी मास्क पहने, ज़्यादा से ज़्यादा इस चेन को तोड़ें कोविड-19 की, और निर्धारित दूरी है, सामाजिक दूरी है, उसको बना कर रखें। मैं निवेदन करूँगा सभी लोगों से, इस जिला से भी, राज्य से भी, सभी लोगों से, कि भीड़ भाड़ के क्षेत्र में जाने से बचें। और वैक्सीनेशन की बात है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा और भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा काफ़ी अथक प्रयास किए जा रहे हैं। 45 वर्ष से अधिक हैं वो जो वैक्सीन है उसकी डोज निर्धारित समय पर वो ज़रूर प्राप्त करें। और इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा प्रशासन स्तर पर भी काफ़ी तैयारियां हम लोगों ने की हैं। सर, जैसे कि प्रशासन की अगर हम बात करें, स्पेशली जो मेडिकल सिस्टम है इतना स्लो चल रहा है अपना, क्योंकि जैसे जो कैमरे के पीछे आपके बैठे हैं, इन्हीं का टेस्ट हुआ था 15 तारीख को, कोविड का टेस्ट इन्होंने करवाया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, लेकिन अभी तक इनका कोई रिपोर्ट ही नहीं आया है। नेगेटिव है पॉजिटिव है पता ही नहीं चल रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि आज जो है 20 तारीख हो चुकी है, 15 को किया है तो 5 दिन हो चुके हैं। तो ये सिर्फ इनके साथ नहीं बहुत के साथ हो रहा होगा, तो इसमें क्या सोल्यूशन हो सकता है? मैं कोई एक केस विशेष की बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि जो टेस्टिंग के लिए जो भेजे जा रहे हैं वो त्वरित तौर पर ये आ रहे हैं। कोई ऐसा कोई विशेष केस है तो उसके बारे में सिविल सर्जन से ये बात करूँगा। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है वो रिपोर्ट हमारे पास डेली आ रही है। अच्छा, डेली? हाँ, डेली की जो प्रतिदिन की रिपोर्ट है वो आ रही है, क्योंकि जो सैंपल भेजे जा रहे हैं और सैकड़ों संख्या में जो हमारे कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वो रिपोर्ट के आधार पर ही आ रहे हैं, और संख्या बढ़ रही है। तो क्योंकि वो टेस्टिंग की जा रही है इसलिए उनकी रिपोर्ट आ रही है। कोई विशेष तौर पर कोई केस है तो मैं सिविल सर्जन हूँ, उनसे इस बारे में बात करूँगा। सही है। और सर, आइसोलेशन की क्या फैसिलिटी है? क्योंकि जैसे हम दिल्ली में देख रहे हैं, उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, तो वहाँ से जो मजदूर है बिहार की तरफ, हरियाणा की तरफ या यूपी की तरफ निकलना शुरू हो चुके हैं। तो जो बिहार में आ रहा है, पहले तो उनको नोटिफाई कैसे किया जा रहा है, क्योंकि खुद से तो कोई आके बता नहीं रहा है। दूसरा, जो गरीब मजदूर है, हर किसी के घर में ये फैसिलिटी नहीं हो सकती कि अलग से कमरे में खुद को आइसोलेट करे। तो यहाँ पर क्या फैसिलिटी सरकार की तरफ से दी जा रही है? कहाँ पर आके उनको रिपोर्ट करना होगा कि हम बाहर से आए हैं, हमें आइसोलेट कीजिए? देखिए,
इसमें आपने जो बात की वो दो बातें अलग अलग हैं। आइसोलेशन अलग है, मजदूर की बात हम करेंगे, कोई माइग्रेंट लेबर की बात करेंगे तो वो अलग बात है। तो हमारे पास जो सफिशिएंट नंबर, हमारे पास जो प्रचुर मात्रा में हमारे पास बेड्स उपलब्ध हैं, अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसमें आपके जो आईसीयू के बेड्स अलग हैं, आइसोलेशन के बेड्स अलग हैं। हमारे पास जो इसके जो कोविड से संबंधित सेंटर अलग हैं, 5 धर्मशालाएँ हैं, वो सिविल सर्जन से कल हमें रिक्वेजिशन प्राप्त हो चुकी है और जो रिक्वेजिशन किए जा रहे हैं इस कार्यालय द्वारा, उपायुक्त कार्यालय द्वारा। तो इसमें आइसोलेशन की बात करते हैं तो जहां होम आइसोलेशन की बात है उसके लिए हमारी जिला स्तर पर 8 कमेटियां गठित की गई हैं, जिसमें कि एमओ हैं, एएनएम शामिल हैं। वो 8 कमेटियां होम आइसोलेशन के हर एक जो रोगी है उसका डाटा रखती हैं, उसको फॉलो करती हैं, जिसका सिविल सर्जन के द्वारा जिला स्तर पर उसको रिव्यू किया जाता है और फिर प्रशासन द्वारा रिव्यू किया जाता है। ये तो होम आइसोलेशन की बात है। दूसरी बात बीमार की बात है तो हमारे पास सफिशिएंट नंबर हमारे पास बेड्स के उपलब्ध हैं और बेड में आगे अगर ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है, कोई ऐसी आवश्यकता होती है तो हम उसके लिए 5 धर्मशाला भी रिक्वेजिशन कर रहे हैं। तो हमारे को ऐसी इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक आप माइग्रेंट लेबर की बात की, इसका दूसरा हिस्सा है, तो माइग्रेंट लेबर के बारे में अगर ऐसी कोई, अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी कोई हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा प्रशासन के स्तर पर हमारे जो सारी की सारी व्यवस्था है, जिसमें लोकल कमेटीज बनाई हुई है, जोनल कमेटीज बनाई गई हैं ऑलरेडी, जो इससे पूर्व में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इस जिला में कार्य किया है, तो वो सभी एक्टिव रहेंगी। और कांटेक्ट किसको करना होगा? क्योंकि जब लास्ट टाइम क्या हुआ था, आज से करीब 1 साल पहले जब कोविड का दौर शुरू हुआ था, मैं जब महाराष्ट्र से आया था तो मेरा टेस्ट हुआ था जिला हॉस्पिटल में हिसार में, क्योंकि मेरा उस एरिया में आता है। तो बाद में जब मैंने डॉक्टर से कहा कि सर मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फैला हुआ है संक्रमण, मुझे प्लीज़ आइसोलेशन के लिए जगह दीजिए, तो उन्होंने हेल्प नहीं किया। प्लस उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा 3 होटल को एक्वायर किया गया, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। और वहाँ पर जो है 3 या 4 दिन में रिपोर्ट आई, तब तक के लिए 14,000 का बिल बना दिया गया था। तो ये दिक्कत अभी भी शायद चल रही होगी, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या, मतलब किसको कॉन्टैक्ट करेंगे बंदा? जिला स्तर पर कोविड को लेकर जिला स्तर पर कंट्रोल रूम है, वो सिविल सर्जन कार्यालय में बनाया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत है, कोई टेस्टिंग करनी है, कुछ और करना है, तो वो सिविल सर्जन इस जिला के नोडल अधिकारी हैं स्वास्थ्य से संबंध में। तो इस संबंध में अगर किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन की आवश्यकता है तो वो होम आइसोलेट करेंगे, जिसको कि जिला स्तर की 8 कमेटियां हैं जो समय समय पर फॉलोअप करेंगी। यदि उन्हें किसी तरह प्रकार के उपचार की आवश्यकता है, अस्पताल की आवश्यकता है, उनको स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की आवश्यकता है, तो उनके पास जो वो बेड्स उपलब्ध हैं अस्पताल में उपलब्ध हैं। उसके अलावा कोई आईसीयू की आवश्यकता है तो आईसीयू के बेड्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं। नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास, प्राइवेट वेंटिलेटर्स भी उपलब्ध हैं, सरकारी स्तर पर भी उपलब्ध हैं। तो उन्हें होम आइसोलेशन की आवश्यकता है या उनको उपचार की आवश्यकता है, वो सिविल सर्जन द्वारा देखा जाना है और उन द्वारा जो सफिशिएंट स्टाफ उपलब्ध है, और उसमें वो अपने डेंटल सर्जन की भी, आयुष की भी, सभी उन स्वास्थ्य सेवाओं का वो नोडल ऑफिसर है, उनकी सेवाएं ले रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम कह सकते हैं वेंटिलेटर की जो स्थिति यूपी या दिल्ली में, वो हरियाणा में उतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। हमारे जिले के लिए अभी तक जितनी हमें आवश्यकता प्रतीत होती है उतनी हमारे पास उपलब्ध है। फिर भी हमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी तो हमारा जो वेयर हाउस है हिसार में, तो वो डिमांड वो भेजते रहते हैं समय समय पर, हमें वहाँ से उपलब्ध हो जाते हैं। और ऑक्सीजन की क्या स्थिति है अगर नंबर्स ऑफ केसेस ज़्यादा हो जाते हैं? क्योंकि दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि लोग ट्विटर का ही सहारा बचा है, कोई उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सड़कों पे खुद के सिलेंडर लेके घूम रहे लोग। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलने वाली लोग? इसमें जिला स्तर पर अभी जैसे सिविल सर्जन द्वारा जो ये परसों ही मीटिंग हुई थी उसमें बताया गया था 2 दिन पूर्व कि उनके पास जो है ये स्टॉक में उपलब्ध है, और जो डिमांड है कुछ जैसे लॉजिस्टिक्स की डिमांड है वो हमारे जो राज्य स्तर पर हमारे जो वेयर हाउस हैं हिसार में उन्होंने वहाँ भेजी हुई है। जब जब जो आवश्यकता उन्हें होगी वो वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। मतलब सब तैयारी में बैठे हैं लोग? हाँ, सभी, मैं कहूँगा कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो प्रशासन है, जो सभी संबंधित विभाग हैं, वो उन द्वारा ये तैयारी की गई। एक मेरा सवाल है सर, जिसमें सरकार की बड़ी फजीहत होती है, नाइट कर्फ्यू के पीछे लॉजिक क्या है सर? ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि क्या दिन में सिर्फ रात को ही कोरोना आता है, क्या दिन में नहीं होगा क्या? ऐसी बातें कही जाती है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? तो इसमें आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा। ये मैं कहना चाहूँगा कि फसल की कटाई और अन्य कामों के सिलसिले में दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है, तो इसलिए इस चेन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ ऐसे चेक्स लगाने पड़ेंगे, कुछ ना ऐसी रोक लगानी पड़ेगी ताकि हमारी रोज की गतिविधियां भी प्रभावित ना हो और इस चेन को भी तोड़ा जा सके। इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत और CRPC 1860 की धारा 188 के तहत
जो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो इसमें है कि इसका पर्पस, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अनावश्यक तौर पर हम घर से बाहर ना निकलें। जो हमें आवश्यकता है, जो आवश्यकता के कार्य हम दिन में कर सकते हैं, जो अनावश्यक तौर पर हम घर से बाहर ना निकलें, इसीलिए इसके तहत आप देखेंगे कि आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है। आवश्यक सेवाएं हैं वो निर्बाध तौर पर, उसमें छूट है, निर्बाध तौर पर जारी रहेंगी, जिसमें चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति है, चाहे इमरजेंसी सर्विसेज हैं, चाहे म्यूनिसिपल कमेटी से संबंधित काम है, हेल्थ से रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, पुलिस है, या बिजली विभाग है, फायर ब्रिगेड है, कोविड-19 से संबंधित जो सरकारी मशीनरी है, पशु चिकित्सालय हैं, अन्य चिकित्सा प्रतिष्ठान हैं, और जैसे डिस्पेंसरी है, केमिस्ट है, फार्मेसी है, चिकित्सा उपकरण की जो दुकानें हैं, लेबोरेटरी है, फार्मास्यूटिकल है, एम्बुलेंस है। तो आप देखेंगे दूर संचार है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, और हमारे जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, आप देखिए आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अनावश्यक तौर पर बाहर ना निकले, और ये हमारी कानूनी तौर पर तो जिम्मेवारी है ही, कहीं ना कहीं आपकी और हमारी ये सामाजिक जिम्मेवारी भी है कि हम सभी भी इस बात को समझें कि हम सभी आपको स्वस्थ देखना चाहते हैं, हम सभी आपको अच्छा एक जीवन देना चाहते हैं, इस चेन को, कोविड की जो चेन को तोड़ना चाहते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इसमें प्रशासन का सहयोग करें, ताकि हमारा ये नगर सुरक्षित रह सके, ये जिला सुरक्षित रहे, ये राज्य सुरक्षित रहे, ये पूरा राष्ट्र सुरक्षित रहे। उसके बावजूद अगर किसी को कुछ काम हो जो इन सारी ड्यूटीज़ में नहीं लगे हुए हैं, लेकिन कुछ काम है, तो उसके लिए जैसे पिछली बार ई पास की सुविधा दी गई थी, तो इस बार उसके लिए क्या है अभी तक? मैं बताना चाहूँगा ऐसी अभी जो आवश्यकता अभी तक तो चीज़ें ऐसी हैं कि जो नियंत्रण में हैं, तो आगे कोई ऐसी आवश्यकता अनुभव होगी तो जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। अगर किसी को काम है तो बातचीत करके निकल सकता है पुलिस वालों से, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो नाइट कर्फ्यू है उसमें जो हिदायतें हैं, तो उन हिदायतों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। और उसके अलावा कोई है तो कोई ऐसी इमरजेंसी आपातकालीन जो स्थिति में आपातकालीन सेवाओं के लिए किसी प्रकार की रोक नहीं। जैसे कि सर हम देख रहे हैं राजनेताओं की वजह से बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है प्रशासन को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, पुलिस वाले जो ड्यूटी पे लगे रहते हैं, जब वो लोगों को कहते हैं कि मास्क पहनिए या फिर नियमों का पालन कीजिए कोविड से रिलेटेड, तो उनको जवाब दिया जाता है कि प्रधानमंत्री इतना बड़ा बड़ा रैली कर रहे हैं, गृह मंत्री कर रहे हैं, ऐसे जवाब उनको दिए जाते हैं। तो उस चीज़ को कैसे टैकल किया जा रहा है, किस तरीके से समझाया जा रहा है लोगों को, क्योंकि स्वास्थ्य तो अल्टीमेटली खुद का ही देखना है। मैं कहूँगा कि इसमें राजनीति या प्रशासन की या किसी विशेष क्षेत्र की कोई बात नहीं है। ये जो नियमों की पालना है, जागरूकता की बात है, ये मास्क पहनने की बात है, ये सामाजिक दूरी की बात है, भीड़ भाड़ के क्षेत्र में ना जाने की बात है, ये चाहे हम प्रशासन स्तर पे, निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर पर सभी ये बात कह रहे हैं। और इस जिला में मुझे ऐसी कोई बात अनुभव नहीं हुई है कि किसी क्षेत्र विशेष के कारण या किसी राजनीतिक व्यक्ति विशेष के कारण किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो, क्योंकि जिससे भी हम बात करते हैं वो ही कहते हैं कि हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। ओके। अच्छा, और सर बाजार में हम जब निकलते हैं तो अभी भी देख रहे हैं कि लोग मास्क वगैरह पहन नहीं रहे, उसके लिए प्रशासन भी उतना कड़े से कार्रवाई नहीं कर रहा जिस तरीके से हम पहले देखते थे। अभी अगर हम नॉर्मली निकल जाएं तो सड़कों पे या बाजार में लोग बिना मास्क के घूमते दिखते हैं। मास्क के बारे में नगर पालिकाओं को मैंने निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक चालान करें, और चालान करने के साथ से बड़ा उद्देश्य हमारा यह कि लोगों में जागरूकता लाएं। ये चालान करना या उनसे जुर्माना की राशि लेना उद्देश्य नहीं है। प्रमुख उद्देश्य हमारा है कि लोगों में जागरूकता हो, एक सामाजिक दूरी का पालना करें, मास्क पहने, और जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में वो ना जाएं, कम से कम जाएं जब तक आवश्यक ना हो। उस जैसे कि हम पिछली बार देख रहे थे आशा वर्कर जो है उनका एक तो सैलरी बहुत कम रहता है, 3 से 4 हज़ार रहता है, प्लस लास्ट टाइम जब वो लोग मतलब ऑन ग्राउंड ड्यूटी कर रहे थे तो कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट उनको नहीं गए थे, स्पेशली पीपीई किट सिर्फ कहने के लिए थी लेकिन ऑन ग्राउंड उनको नहीं मिल रही थी, ये हालत थी। तो अगर दोबारा वो चीज़ आती है, वैसी सिचुएशन आती है, तो उनको कितना फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा प्लस कितना इक्विपमेंट के लिए सपोर्ट किया जाएगा सर? आप देखेंगे कि जब वैक्सीनेशन की बात आती है तो फ्रंट लाइन वर्कर में सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारे आशा वर्कर हैं। तो वैक्सीनेशन की जो सुविधा सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की गई थी, और उनको सुरक्षित रखना ये हमारी कानूनी जिम्मेवारी भी है, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है। यदि किसी स्थान पर ऐसी कोई दिक्कत है तो मैं हमारे डीपीओ हैं ICDS से, उनसे मैं इस बारे में बात करूँगा। यदि कोई ऐसी बात है तो वो हमें सूचित करें, उसकी व्यवस्था करें। और सर लास्ट सवाल रहेगा, मतलब क्या आप लोग लॉकडाउन के लिए तैयार हैं अगर ऐसा कोई ऑर्डर आता है तो? मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये जो प्री मैच्योर बात है, हम आज की वर्तमान में जीने वाले लोग हैं, आज की बात करेंगे, भविष्य की तैयारियां करके रखेंगे। तो आज जो है हम इस बारे में जागरूक हैं,
लोगों में जो चाह रहे हैं कि लोगों में जागरूकता है। प्रशासनिक स्तर पर हमारी तैयारियां सब तरह की, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, चाहे वेंटिलेटर्स की बात हो, लॉजिस्टिक्स की बात हो, हमारे बेड्स की बात हो, धर्मशालाओं के रिक्विजिशन की बात हो, स्थान की बात हो, तो हमारे पास ये जो व्यवस्था पूरी है। तो इस बारे में जो हमें आदेश प्राप्त होंगे, निर्देश प्राप्त होंगे, हम समय समय पर वो कार्रवाई कर रहे हैं और जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। सही। आपके कोई सवाल है? मेरा हो गया सर। कुछ आप लास्ट मैसेज देना चाहते हैं? बस वही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग जागरूक हों और जो मास्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मास्क पहने और निर्धारित दूरी का पालना करें। फिर कहना चाहूँगा कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना जाएं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर जो एडवाइजरी जारी की जाती है उसकी पालना करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।